हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन कोर्स में। सब्जेक्ट चल रहा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन फर्स्ट, लेक्चर नंबर 8, यूनिट 5। कंटेंट्स: पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, एक्साइटेशन फिनोमिना एंड हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर। तो ये सब टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज एंड थ्री फेज एंड लोड शेयरिंग, वो कुछ कंडीशंस होती हैं इसके लिए, वो देखेंगे। और ऐसा क्यों होता है इसको देख लेते हैं कि पैरेलल हमें क्यों जरूरत पड़ गई ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने का। When the load outgrows the capacity of an existing transformer, it may be economical to install another one in parallel with it rather than replacing it with a single large unit. तो जब हमारी एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी होता है उसके एबव जो हमारी डिमांड हो जाती है, केवी रेटिंग बढ़ जाता है, तो हमें उसी के पैरेलल में उसी रेटिंग का एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ना कि ये करें कि हम पूरा ट्रांसफार्मर हटाएं, नया जितना डिमांड है उतना हम ले आके लगाएं नया। उससे क्या होगा, एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाएंगे। ऑल्सो समटाइम न्यू इंस्टॉलेशन टू यूनिट इन पैरेलल दो मोर एक्सपेंसिव में बी प्रेफर्ड ओवर अ सिंगल यूनिट फॉर रीजन ऑफ रिलायबिलिटी। और हो सकता है कभी अगर दो यूनिट अगर लगा रहे हैं, नया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हो सकता है वहां वो महंगा पड़ रहा हो, तो हो सकता है एक सिंगल यूनिट लगा दें। रिलायबिलिटी, वो भी कंडीशन देखनी होगी। सेम पोलैरिटी इज अ मस्ट सेटिस्फाइंग कंडीशन। तो पहला, जब हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो सेम पोलैरिटी होनी चाहिए। प्लस से प्लस, माइनस को माइनस से कनेक्ट करेंगे। इक्वल वोल्टेज रेटिंग एंड सेम वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। इक्वल वोल्टेज रेशियो होना चाहिए एंड सेम वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर की। सेम पर यूनिट इंपेडेंस फॉर प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग होनी चाहिए। सेम एक्स बाई आर रेशियो होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर का, जो है और फैक्टर सेम होना चाहिए। और थ्री फेज के लिए और कुछ कंडीशंस हैं, जैसे पहला है सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे एबीसी फेज सीक्वेंस है तो दूसरे ट्रांसफार्मर जो पैरेलल कनेक्ट होना है उसका भी एबीसी होना चाहिए। जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइन वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द लाइन वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। जैसे फेज ए का वोल्टेज वी एंगल 0 है तो दूसरे में भी जो अपकमिंग ट्रांसफार्मर उसका ए फेज का वोल्टेज वी एंगल 0 ही होना चाहिए। इस बी फेज है तो एंगल, मान लीजिए वोल्टेज एंगल माइनस 120 है तो दूसरे वाले का भी वोल्टेज वी एंगल माइनस 120 होना चाहिए। दोनों बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पैरेलल ट्रांसफार्मर नो लोड, द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी इजीली कंसीव्ड ऑन पर फेज बेसिस, ठीक है। तो पर फेज बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करते हैं पैरेलल में। फिगर शो टू ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑन बोथ साइड विद प्रॉपर पोलैरिटी बट ऑन नो लोड, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज V1 and V2 are obviously equal, ये इक्वल होनी चाहिए। If the voltage ratio of the two transformer are not identical, the secondary induced EMF E1 and E2, though in phase, will not be equal in magnitude and difference E1 and E2 will appear across the switch. Yes. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक ये है प्राइमरी है ये ट्रांसफार्मर दोनों का, ये सेकेंडरी है दोनों का। ये और ये वोल्टेज दोनों का सेम होना चाहिए, तभी यहाँ E1 और E2 भी सेम होगा। अगर ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं हुए वोल्टेज रेशियो तो ये भी इक्वल नहीं होंगे, E1 E2 डिफरेंस आ जाएगा और यहाँ पे एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो जाएगा। व्हेन द सेकेंडरीज आर पैरेलल बाय क्लोजिंग द स्विच, a circulating current appear even though the secondaries are not supplying any load. लोड कोई नहीं सप्लाई कर रहे हैं तब भी एक वहां पे सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा due to difference in E1 and minus E2. The circulating current will depend upon the total leakage impedance of the two transformer and the difference in their voltage ratio. तो जो टोटल इम्पिडेंस लीकेज है इनका उसके प्लस जो डिफरेंस आ रहा है वोल्टेज का वो दोनों पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लोड बिटवीन ट्रांसफार्मर इन पैरेलल। तो देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ व्हेन द ट्रांसफार्मर हैविंग इक्वल वोल्टेज रेशियो, सपोज कर लेते हैं E1 and E2, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द टू ट्रांसफार्मर वुड देन बी शोन इन फिगर इसमें। तो यहाँ से जैसे दो लाइन हमने प्लस माइनस गई है तो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट Z1 Z2 है इसका, इसमें I1 करंट, इसमें I2, यहाँ लोड है ZL, VL वोल्टेज, IL करंट। तो हम I1 करंट को लिख सकते हैं ना Z2 upon Z1 प्लस Z2, वही करंट वोल्टेज करंट डिवीजन रूल, I2 I1 upon I1 प्लस I2 इंटू IL, I1 प्लस I2 इक्वल टू IL। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज लिख सकते हैं। दूसरा चीज, टेकिंग VL एज द रेफरेंस, VL वोल्टेज को हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स पावर एज V
स्टार आई, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ VL ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में इंटू कर देते हैं। केवी रेटिंग S1 हमें जो मिल जाएगा Z1 ZL इंटू SL, वैसे यहाँ मिल जाएगा S2 Z1 अपॉन Z2 प्लस Z2 SL, S1 इक्वल टू VL स्टार I, ऐसे ही S2 लिख सकते हैं VL स्टार I2, वैसे ही SL इक्वल टू VL स्टार IL, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया। ठीक है, इट इज ये हमने स्टार लगा दिया, कंजुगेट कर वो होता है ना, it is necessary that the leakage impedance be inversely proportional to the respect to KVA rating, जैसा कि हम लोग देख S1 जो है इनवर्स ही है, क्यों जब इस दोनों को रखेंगे ये Z1 जो S1 है Z1 बराबर हो जाएगा और ये S2 जो है Z2 बराबर होगा, इसलिए Z1 अपन Z2 S2 अपन S1 रेटेड लिख सकते हैं, वैसे Z1 अपन Z2 छोड़ VL I2 अपन VL I1 हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे हमने इसको जब कर लिया सॉल्व, I1 इधर ले गए, I2 Z2 इधर ले गए, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से पर यूनिट इम्पीडेंस 1 है और दूसरा Z2 Q दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ एक्साइटेशन फिनोमेना एंड हार्मोनिक ट्रांसफार्मर नेक्स्ट टॉपिक है जो कि पूरा थ्योरी है, इसको समझ लेते हैं। इट इज नोन दैट द दो सेकेंडरी इज ओपन, ये ओपन सर्किट कंडीशन चलते हैं हम लोग, a transformer draws current from supply when the primary excited by rated voltage, this current is not load current and is basically required to produce core flux, जो हमारा एक्साइटिंग करंट होता है वही यहाँ ड्रॉ करेगा कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जो कोर में जरूरत है। ठीक है, but due to non-linearity of the core material such as hysteresis saturation, the no load current is not sinusoidal in nature, no load current क्या होगा, वो sinusoidal नहीं होगा। Let us study the effect of hysteresis and the saturation on the waveform of no load current, which is also known as exciting current, जिसको हम exciting current भी कहते हैं। Let V1 be the rated voltage applied to the primary. The resistive drop I0 R1 is negligible. The applied voltage and the current EMF are sinusoidal in nature and the flux in the core also must be sinusoidal. जो हमने अप्लाई किया है वोल्टेज और जो वहाँ इंड्यूस हो रहा है उसको हमने क्या मान लिया साइनुसाइडल, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो भी साइनुसाइडल ही होगा और वो ईएमएफ से लैग करेगा 90 डिग्री से। ठीक है, तो फ्लक्स हमारा लैग करेगा। द नो लोड करंट वेवफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली फ्रॉम द हिस्टेरेसिस कर्व एज शोन इन फिगर 1, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ ये हिस्टेरेसिस कर्व है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ईएमएफ है नो लोड पे, ये हमारा फ्लक्स है, इसी में हमारा करंट अलग अलग ये करंट चला है। यहाँ पे देख लेंगे अलग अलग स्टेट पे जब टाइम t इक्वल टू t नॉट है तो करंट 0 है, फ्लक्स माइनस है। यहाँ जब t1 पहुंचे तो कुछ करंट आया, फिर जब I2 t2 पहुंचे तो कुछ यहाँ पे था। ठीक है, और फ्लक्स देखिए कहाँ है, ये है, ये फ्लक्स जब मैक्सिमम है तो करंट भी, फ्लक्स जब मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम। ऐसे ही जब यहाँ पे आए तो देखिए करंट इतना हो गया और फ्लक्स देखिए कितना है, ये है। तो ऐसे धीरे 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 करंट भी यहाँ देखिए 0 हो गया, फ्लक्स ये है ये पॉइंट, फिर फ्लक्स 0 हो गया तो करंट कैसा है, ये चीज देख सकते हैं हम यहाँ से। ये चीज यहाँ क्या है, करंट जब मैंने बढ़ाया तो क्या हुआ, कोर हमारा मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ, तो करंट को जब हमने घटाना शुरू किया लेकिन तो क्या हुआ, हमारा फ्लक्स जो है 0 नहीं हुआ, ये कुछ रिटेन कर लिया। ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक सर्किट, वाइल मैग्नेटिक जो होता है मटेरियल उसकी एक प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेता है मैग्नेटिक रिटेंटिविटी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आया, तो जब इसको हमने फ्लक्स को 0 करना चाहे तो करंट हम निगेटिव लेगा, यहाँ जाकर फ्लक्स 0 हुआ, लेकिन कुछ एनर्जी स्टोर हो गया उसकी वजह से इधर गया, फिर निकाल 0 करने के लिए, और फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ, फिर इस पॉइंट पे आया स्टार्टिंग। तो ये चीज ऐसे ही ये चलता रहता है, यही चीज यहाँ कंडीशन लिखी हुई सब चीज। ठीक है, नेक्स्ट है देख लेते हैं, आईएम जो है साइनुसाइडल रहेगा, लेकिन हिस्टेरेसिस और सैचुरेशन की वजह से क्या हुआ, थर्ड हार्मोनिक्स आ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है देखिए, और जो फंडामेंटल है ये, लेकिन एक्चुअल ये हो जाता है, फिर ये तो फिर ये चीज मशीन में जब रहेगी तो ये चीज डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करेगा ही। नेक्स्ट देख लेते हैं करंट
inverse phenomena switching transient, ठीक है. In the steady state operation, both V1 and phi are sinusoidal and phi lags V1 by 90 डिग्री. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं EMF क्या है, ये है, यहाँ से लैग कर रहा है हमारा फ्लक्स, यहाँ पे यही हमने बना दिया है, ठीक है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, यहाँ क्या कह रहा है, when the primary voltage V1 is switched on to the transformer, the core flux and the exciting current undergo a transient before switching the steady state. They pass through a transient period. The effect of transient is severe when the voltage wave pass through the origin. ठीक है, ये चीज है. In the inductive circuit, flux can start with zero value. Inductive circuit में flux 0 से start हो सकता है, but the steady state value of flux is start at minus phi m as shown in the figure 2 at t equal to 0. जैसे कि ये देख सकते हैं, यहाँ से minus phi m से start हुआ है, ठीक है, और यहाँ देख at t equal to 0, ठीक है. This was during transient a transient flux called offset flux phi t equal to phi m originate such at t equal to 0. Phi t plus phi t plus phi m, ठीक है, is 0 at the instant of switching. जब स्विचिंग कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे 0 है, देखते हैं ये इंस्टेंट पे जब स्विचिंग कर रहे हैं, ठीक है. This transient flux phi t then decay according to circuit constant L by R. This ratio generally very small for transformer. Thus during transient the total flux goes through maximum value of 2 phi m, ठीक है. Such effect is called doubling effect. This is shown in figure 3. अब जो 3 है, फिगर 3 है, ये जो हमारा फ्लक्स जो है बढ़ जा रहा है, देखो मैक्सिमम 2 phi m हो जा रहा है, जो कि क्या हो रहा है, ये हमारा डबलिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है. Due to the doubling effect, the core flux achieve a value of 2 phi m due to weak transformer draw a large exciting current. This is due to the fact that the core goes into deep saturation region of magnetization. Such a large exciting current can be large as 100 times the normal exciting current. To withstand electromagnetic force is developed due to large current. Winding of transformer must be strongly braced. This large current draw during transient is called inverse current. ये जब स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं ना, कभी ट्रांसफॉर्मर के स्टार्ट जब करते हैं तो ये इनवर्स करंट होता है, फ्लो होता है, उसकी वजह से ये चीज होता है. ये कोई फॉल्ट नहीं होता है. प्रैक्टिकली initial core flux can be 0 due to the residual flux phi t present. Due to residual property of core, the transient result flux goes through phi r equals phi r dash plus 2 phi m, and there is a heavy inverse current. In practice, the effect of transient is even severe in practice. इस चीज खतरनाक भी हो सकता है, सीवियर है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, सच हाई ट्रांजिएंट करंट gradually decrease and finally acquire a steady state. It can last for several seconds. The transient flux phi t and the exciting current both are unidirectional during transient. In steady state, exciting current become sinusoidal. ठीक है. द फिगर शो द ऑसिलेशन ऑफ इंडक्स करंट. तो पहले जब आता है ना तो बहुत हाई पीक आती है, फिर धीरे धीरे टाइम साथ वो इंडक्स करंट खत्म हो जाता है, फिर वो साइनोसाइडल हो जाता है स्टेडी स्टेट. ट्रांजिएंट में तो देखिए कैसे रहता है, ये हमारी मशीन में आएगा जब तो कुछ तो डैमेज करेगा ही, ये ठीक नहीं होता इंडक्स करंट. स्टार्टिंग जब हम कभी इसके लिए एक इंडक्स करंट के लिए एक वो भी लगाते हैं, हार्मोनिक रिस्टेंट रिले, ठीक है. ये है यहीं, यहाँ आज हम लोग खत्म करते हैं. अब यूनिट 5 खत्म हो गई है और यूनिट 2nd या 3rd हम शुरू करेंगे, 3rd शायद, डीसी मशीन. ओके, थैंक यू.